ज्योग्राफी के इस नए सेशन में आज हम एक बार फिर से हाजिर आप सभी के बीच। आज का ये सेशन जो है हमारा वो वन और वन्य जीव संसाधन के ऊपर है, जिसे हम लोग वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। हम जानते हैं कि प्रकृति में अनंत प्रकार की चीज़ें मौजूद है, जिसका उपयोग मानव चिराकाल से यानी कि पुराने समय से ही करता आ रहा है। और यह बात दिलचस्प है कि हम जितने नए नए चीज़ों का उपयोग करते जा रहे हैं, वैसे ही नए नए चीज़ों का आविष्कार भी होते जा रहा है, खोज भी होते जा रहा है। यह मानवों के लिए एक वरदान के समान है कि हम नए नए चीज़ों का उपयोग करते हुए भी अन्य प्रकार की वस्तुओं को सामने ला पा रहे हैं। तो आज का सेशन इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित है और इसमें सबसे ज़्यादा हमारा ये वाइल्ड लाइफ जो है एक अहम रोल प्ले करने वाला है हमारे जीवन में। इस वन्य जीव और संसाधन की क्या आवश्यकता है, इस पर हम लोग एक लंबा सा आज सेशन करने वाले हैं। इसके विभिन्न पहलुओं पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इन चीज़ों को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारी पृथ्वी जो है वो अनोखा ग्रह कहा जाता है उसको, क्योंकि यहाँ पर लाइफ सर्वाइविंग कंडीशन मौजूद है। लाइफ सर्वाइविंग कंडीशन करने का मतलब है ये हमारे सौर मंडल में मौजूद एकमात्र ग्रह यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा ग्रह जिस पर ऑक्सीजन की सूटेबल मात्रा मौजूद है। इसके अलावा CO2 का बैलेंसिंग किया हुआ है, यानी कि जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो सब हमारे पास है। हम उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं आपसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का क्या इम्पैक्ट है हमारे जीवन में। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर इन्वायरमेंट भी मौजूद है और अलग अलग लेयर के स्फीयर भी मौजूद है, जैसे बायोस्फीयर कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। तरह तरह के स्फीयर के मौजूद होने के कारण पृथ्वी को सबसे अनोखा ग्रह कहा जाता है। अच्छा, इस अनोखे ग्रह को हम लोग अपने लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के भांति भी काम करते हैं। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं मौजूद है, जिसे अगर मानव या अन्य जीव चाहे तो अपने उपयोग में लाकर अपना जीवन चला सकता है। और ये कंडीशन बाकी अभी तक किसी अन्य ग्रहों पर प्राप्त नहीं हुए, इसी कारण से पृथ्वी का वैल्यू बढ़ जाता है। तो हमारे इस ग्रह पर आपके इस किताब में बहुत सारे कंटेंट दिए गए, हम उन पहलुओं को आज चर्चा करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस ग्रह पर बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। आपने नाम सुना होगा माइक्रोब्स का। माइक्रोब्स आपसे भी पहले से, यानी कि हम मानवों के जब सभ्यताओं का द्वार खुला था, यानी कि सबसे पहले जो हमारा मानव एक साथ रहना शुरू किया था, उससे पहले से इनकी शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहला जीव में से ये भी आता है, माइक्रोब्स भी। तरह तरह के इसमें जीव आते हैं। आपने बायो में पढ़ा होगा माइक्रोब्स के बारे में, आपने अपने साइंस के बुक में पढ़ा होगा, क्लास 8th 7th के बुक में प्रोटोजोआ के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में और तरह तरह के माइक्रोब्स के बारे में। तो सूक्ष्म जीव जो हैं ये हमारे पृथ्वी पे अनंत काल से मौजूद है और इनके वेरिएशन होते रहते हैं, जैसे मानवों का विकास होते रहता है। आप याद करें, सबसे पहले जो मानव है उसका नाम दिया गया है आदि मानव। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अर्ली मैन। अर्ली मैन यानी कि शुरुआत का मानव है। इसके पास वो तमाम सुविधाएं होती हुई भी ये लोग अपना जीवन जो है बिल्कुल प्रिमिटिव तरीके से जीते थे। प्रिमिटिव कहने का मतलब है कि इनके जीवन में ये टीवी, ये पंखे, ये कूलर, ये सब की सुविधाएं नहीं मौजूद थी। हम लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे अपने आप को डेवलप किया है, हम लोग जैसे जैसे अपने आप में विकास करते जा रहे हैं, नए नए चीज़ों से अपने आप को जोड़ते जा रहे हैं। आदि मानव के साथ ऐसा नहीं था। उनका जीवन जंगलों में बीतता था, गुफाओं के कंदराओं में बीतता था और उनकी ज़रूरतें कम थी। इसी कारण से वो संसाधनों का सिर्फ उपयोग कर पाते थे। आज संसाधनों का उपभोग हो रहा है, आज संसाधनों का अति उपयोग हो रहा है, जिस पर चर्चाएँ होने वाली है। तो आदि मानव के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं कि आदि मानव ने क्या किया, धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाया। पहले के जो मानव होते थे उनका
शरीर का आकार जो होता था वो बिल्कुल छोटा, लेकिन उसका जो सर होता था वो बड़ा होता था। हमें याद है, हमें पढ़ाया जाता था जब, तो उसमें यह बताया गया था कि अफ्रीका में जो निएंडरथल मानव पाए गए हैं, उनके जो सर हैं उनका आकार हेलमेट के आकार का है। आप जो अपने गाड़ियों पर हेलमेट लेकर चलते हैं, उस आकार के सर होते थे। कितना अजीब लगता होगा, बडोल चेहरा लगता होगा। और आदिमानवों के शरीर पर विभिन्न प्रकार के रोए हुए करते थे, बहुत बड़े बड़े रोए होते थे, जो बिल्कुल अजीब सा स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अभी के संदर्भ में बात की जाए तो अभी आप लोग बालों को रखना पसंद नहीं करते, तरह तरह के क्रीम लगाकर बालों को हटाकर अपने शरीर को स्मूथ बनाना पसंद करते हैं। जितना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो आदि मानव ने क्या किया, आदि से लेकर एक आधुनिक तक का सफ़र तय किया है। आदि से आधुनिक मानव बनने तक का जो ये सफ़र है, ये काफ़ी दिलचस्प रहा है। इसमें कई संघर्ष करने पड़े हैं मानवों को, और नए नए तकनीकों से जुड़ने के बाद हम लोग आधुनिक मानव बन पाए हैं। तो उसी प्रकार से ये सूक्ष्म जीव जो है, ये भी अपने आप में बदलाव लाए हैं। आज तरह तरह की घातक बीमारियां निकली। आपने नाम सुना होगा कोरोना वायरस का। ये कोरोना वायरस जो है, ये वायरस का ही एक नया वेरिएंट है। ब्लैक वाला मार्कर ले लीजिएगा। तो ये वायरस जो है, ये काफ़ी घातक वायरस है, और यह बताता है हमें कि किस प्रकार से मानव के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं में भी क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। चार्ल्स डार्विन नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने यह बताया कि इस धरती पर जितने भी जीव मौजूद हैं, अगर उनका इवोल्यूशन ना हो सके, यानी कि अगर उसका विकास ना हो सके, तो उनकी जो सृष्टि है वो ख़त्म होने वाली है। यही चीज़ें डायनासोर के साथ हुआ था, और डायनासोर ख़त्म होकर चले गए, और सूक्ष्मजीव ने अपने आप में बदलाव किया है। तो सूक्ष्मजीव अभी तक मौजूद है, आने वाले समय में भी ये मौजूद रहेंगे। तो इस पृथ्वी पर मानव भी हैं, सूक्ष्मजीव भी हैं, तरह तरह के और भी जीव हैं, एरियल एनिमल सब भी हैं, जो हवा में रहते हैं, ज़्यादा समय अपना हवा में बिताते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि हवा में ही नींद भी ले लेते हैं। कुछ ऐसे पक्षियों का हमने नाम सुना है जो कि हवा में भी चलते रहते हैं और उसका नींद भी पूरा होता है। आप लोग भी इसी तरह के हैं, कहीं भी सो लेते हैं, तो आप लोग भी उसी पक्षियों के श्रेणी में लग रहा है आने वाले हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव मौजूद हैं, और इन विभिन्न प्रकार के जीवों के समूह को कहा जाता है जैव विविधता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो बायोडायवर्सिटी कहते हैं। नाम याद रखिएगा। तो किसी भी देश में बायोडायवर्सिटी का होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके लिए एक संसाधन के तौर पर है। जिस देश का बायोडायवर्सिटी जितना बड़ा होगा, वह देश उतना ज़्यादा संपन्न होगा, क्योंकि इस जैव विविधता में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को शामिल किया गया है, विभिन्न प्रकार के जंगली जीवों को शामिल किया गया है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को शामिल किया गया है, और विभिन्न प्रकार के निर्जीव वस्तुओं को भी शामिल किया गया, तब जाकर ये जैव विविधताएँ बनती है। भारत के बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा, विश्व के 12 मेगा बायोडायवर्सिटी में भारत भी एक है। भारत में भी कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारे इस पृथ्वी पे आप जानते हैं कि छोटे छोटे जीवों से लेकर, छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े ब्लू व्हेल जैसे विशालकाय जीव भी मौजूद है, जो बताता है कि हमारा ये संसार जो है वो जैव विविधताओं से भरा हुआ होना भी चाहिए। प्रकृति में तरह तरह की चीज़ें जब मौजूद होंगी तो एक दूसरे के साथ उसका कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। अगर जंगल से सारे शेरों को मार दिया जाए, टॉप कार्निवोरस को मार दिया जाए, ठीक है ना, तब क्या होगा। अब एक देखिए किस तरह से प्रकृति एक दूसरे को बैलेंस करने का प्रयास करती है। जंगल से अगर शेर को हटा दिया जाए, यानी कि जो भी कच्चा मांस खाते हैं, ठीक है, फ्लेश ईटिंग एनिमल जो भी है, उन सब को हटा दिया जाए, कैट फैमिली को हटा दिया जाए, पूरा क्या होगा, पूरे के पूरे इलाके में शाकाहारी प्राणी भर जाएंगे। और जब शाकाहारी प्राणी बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे जो अन्न है, हमारे भोजन के जो पदार्थ है, उसको वो चट करेंगे, और हमारे लिए क्या हो जाएगा, खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि फूड क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगी। और इस प्रकार से क्या होगी कि हम लोग भूख से मरने लगेंगे, अकाली आने लगी, मानव पर एक संकट और आफत उत्पन्न हो जाएगा। तो प्रकृति सोच समझकर बैलेंस करने के नेचर से तरह तरह के जीवों को उत्पन्न किए हुए हैं। अगर जंगल से शाकाहारी प्राणी को हटा दिया जाए तो तब क्या होंगे, जितने भी जंगली जीव जंतु हैं वो भूखे मरने लगेंगे, और वो क्या करेंगे, आसपास के इलाके में फैल जाएंगे।
सपोज करते हैं अगर हमारे खाने की आवश्यकताएं यहाँ से पूर्ति नहीं हो पा रही है तो मैं क्या करूँगा, किसी अन्य शहर में जाकर अपने आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करूँगा। यही काम क्या करेंगे, जंगल के मांस खाने वाले जानवर करेंगे जब उनके साथ शाकाहारी प्राणी वाला संकट उत्पन्न होगा। तो प्रकृति यह बताता है कि तरह तरह के जीवों का होना यह सूचकांक है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपने आप को इम्बैलेंस करते हैं, एक दूसरे को संतुलित करते हैं, और यही जैव विविधता कहलाती है। सभी जीवों का, सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का एक साथ सम्मिश्रण ही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अच्छा, इन सभी में मानव जो है ना वो सबसे जटिल प्राणी है। मानव को समझ पाना, भगवान ने भी जब मानव को बनाया तो सर पर हाथ रख लिया, यार ये क्या मैंने बना दिया। एक और हम इसको कह रहे हैं कि हमारी सर्वोत्तम कृति है, मतलब इससे अच्छा हम कुछ और बना ही नहीं सकते। मानव को बनाकर कुछ देर के लिए सृष्टि खुश हो गया कि यार हम ऐसी जीव की रचना किए हैं जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। ठीक है, कभी देखा है आपने कि ब्लू व्हेल के रूप में भगवान का अवतार हो? नहीं। हम लोग जो अपना कल्पना करते हैं भगवान का वो कैसा, तो दिखने में हम ही लोग के जैसे होते हैं। थोड़ा 2-4 हाथ होता है, एक गदा होता है, किसी के हाथ में तीर होता है, किन्हीं के हाथ में त्रिशूल होता है, कोई सांप लटकाए रहते हैं, ठीक है, कोई बाघ पे बैठे रहते हैं। तो हम लोग अपने जैसे ही जीवों को भगवान के रूप में देखते हैं। यानी सृष्टि में ऐसा माना जाता है कि मानव जो है वो सबसे सर्वोत्तम कृति थी। उसके पास उन्होंने क्या किया, बुद्धि दी प्रकृति ने कि आप इन सभी जीव जंतुओं के क्या है, मुखिया हैं आप। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा ताकतवर कोई और नहीं है, भयानक से भयानक प्राणी हैं। एक से एक लिजार्ड, ये गिरगिट है, उसके बाद एक चींटी आता है, वो थोड़ा सा डंक मार दे आपका, मात्र 26 सेकेंड में आपकी मृत्यु हो जाएगी। बड़े से बड़े एनाकोंडा हैं, ठीक है, एक से एक जंगली जीव सब है जो आपके लिए घातक है। एक से एक सर्प है जो कि एकदम वैनम सांप सब है, जो आपके शरीर पर फुफकार दे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मानव को सबसे सर्वोत्तम कृति बताया गया प्रकृति का, क्योंकि वह जानता है कि इस इकोसिस्टम में, इस पारिस्थिति में, इस इकोसिस्टम में किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से अपनी आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं। बहुत ही दुर्लभ प्राणी है मानव। वो गाय से दूध भी निकाल लेता है, वो मुर्गी से अंडा भी ले लेता है, ठीक है, वो मुर्गा का मांस भी ले लेता है, ठीक। अलग अलग जीवों से वह तरह तरह की चीज़ें प्राप्त कर कर अपना जीवन आराम से चला लेता है। कभी आपने सुना है कि मानवों से कोई और जीव कुछ और मांगने आया हो? हम सबसे अलग हैं, हम सभी से फ़ायदा लेते हैं। अगर हमारी ज़रूरत बढ़ती है तो क्या पता, कोई ठिकाना नहीं, हम लोग शेर को भी मार कर खाने लगे। जब हमारी संसाधन की कमी हो जाएगी तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो मानव इस पारिस्थितिक तंत्र का क्या है, सबसे बड़ा एक व्यापक पहलू के रूप में है। अच्छा, एक बात और देखते हैं कि चलिए ये तो बात हो गई जैव विविधता की। इस जैव विविधता का प्रमुख 3 अंग जो है वह है हवा, दूसरा है पानी और तीसरा है मिट्टी। इस बात से आप भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, हवा का हमारे जीवन में नितांत आवश्यकता है। बिना हवा के हम लोग जीवन नहीं जी सकते हैं। सभी प्रकार के जीवों को क्या चाहिए, हवा चाहिए। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को नाइट्रोजन चाहिए, किसी को ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिला हुआ चाहिए, कोई और भी, कोई मीथेन गैस लेता है, कोई इथेन गैस लेगा। अलग अलग तरह के हवा चाहिए, लेकिन चाहिए सबको। इसी तरह से पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। हमारे विभिन्न कामों में, मनुष्य के विभिन्न कामों की पूर्ति के लिए पानी का उपयोग होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पानी की क्या उपयोगिता है। और मिट्टी पर हम लोग रहते हैं, तो ये तीनों संसाधन जो है ना, इसको फंडामेंटल रिसोर्स में रखा गया है। इसको कहा गया है फंडामेंटल रिसोर्स। इसके बिना कोई और रिसोर्स बिल्कुल बेकार है, कोरा कागज़ की तरह है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, और इन तीनों के मिलने से ही आज का ये चैप्टर जो है ये बनने वाला है, वाइल्ड लाइफ। इसी पर ये प्रकृति के सभी जीव जंतु रहेंगे और अपना पालन पोषण करने वाले हैं। अच्छा, अपने आसपास में अगर आप नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाते हैं कि कुछ प्राणी या कुछ पौधे ऐसे भी हैं, ठीक है, जो कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ ही पाए जाएंगे, किसी और क्षेत्र में वो पौधे नहीं पाए जाएंगे। ऐसे पौधों को ध्यान देना है आपको, या ऐसे पशुओं को ध्यान देना है। आप ध्यान दीजिए, आपको कह रहे हैं जो क्या आपके इलाके में
याक पाया जाता है? नहीं। जब आप किसी हिमालय इलाके में जाएंगे, माउंटेन वाले क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर याक पाया जाएगा। आपके इलाके में हिमालयन बकरी नहीं पाई जाएगी, यहाँ पर नॉर्मल बकरी पाई जाएगी, ठीक है। और उस इलाके में ये वाली बकरी नहीं पाई जाएगी। तो हर एक क्षेत्र का कुछ अपना विशेष पेड़ पौधा और पशु पक्षी होते हैं, ठीक है। यही चीज़ें बताने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि सभी इस पृथ्वी पे मौजूद देशों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे। आपने नाम सुना होगा न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी भी पाए जाते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पक्षी, कंगारू नाम का एक जीव पाया जाता है जो हमारे यहाँ अभी मौजूद नहीं है। हम चाहें अपने आसपास में तो नहीं मिलेंगे वो, ठीक है। यह बतलाता है कि उसके लिए उसका जो एक एडेप्टेड नेचर है वो वहीं मौजूद है। आप चाहेंगे यहाँ अंगूर की खेती करनी, अंगूर की खेती यहाँ पर उतने अच्छे से सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका जो एक इन्वायरमेंट चाहिए वो ठंडे प्रदेशों में है, वहीं पर वो हो पाएगा। तो यह बतलाता है कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी का अपना अपना एक स्पेक्टिकुलर प्लेस है, एक अपना एक विशेष स्थान है जिस पर वो अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपने आप का पालन पोषण कर सकते हैं। चलिए, अब भारत की बातें की जा रही है तो भारत जो है एक बहुत बहुसंख्यक देश में से एक है। अगर आबादी की बात की जाए तो भारत गर्व से अपने आप को कह सकता है कि हम आबादी में 1 नंबर पे हैं, हमसे आगे अब चाइना भी नहीं है। और बात रहेगी अगर क्षेत्र की, तो क्षेत्र में भी हम लोग 7वें स्थान पर है, कोई और नहीं। मतलब 200 सवा 200 देशों में हम लोग 7वें स्थान पर, यानी कि हमारे पास क्षेत्र की भी कोई कमी लगभग नहीं है। नए नए क्षेत्र भी निकलते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी सूख गया है और वो भी रहने लायक हो गया है। कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, ये भारत का ही अंग है, ठीक है। तो ऐसे द्वीप का पता चल रहा है। 2001 से पहले अंडमान निकोबार का कई द्वीप हमें पता ही नहीं था। जब वहाँ पर एक्सप्लोर किया गया, वहाँ पर खोज की गई, सर्च किया गया, रिसर्च टीम जब गए तब देखा कि ये भी भारत का ही अंग है, ये भी भारत का ही अंग है, ठीक है। ये सब प्रदेश भारत के हैं, नए नए प्रदेश खोजने को मिले। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के पास क्षेत्र भी है, संख्या भी है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर 8% संपूर्ण विश्व का 8% वनस्पति यहीं उपजता है। यानी कि पेड़ पौधों की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में जितनी होती है उसका अकेले 8% भारत अकेले उपजाता है, अकेले उसका प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और यहाँ लगभग 80,000 प्रकार के स्पेसीज मौजूद हैं। यानी कि 80,000 करने का मतलब है कि 80,000 प्रकार के जीव जंतुओं के प्रजाति मौजूद है। कुत्ता में ही अलग अलग वैरायटी आता है, तो कुत्ता एक प्रजाति है, ठीक है। उसमें शेर का अलग अलग आता है, शेर में भी अब देखो आजकल देखने को मिल रहा है, हम कभी कभी इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं तो 2 जीवों का क्रॉस हाइब्रिडेशन करवा दिया जा रहा है और उससे एक नए जीव तैयार कर लिए जा रहे हैं। लाइगर, आपने नाम सुना होगा लायन और टाइगर का, ठीक है। पूमा सब जो है वो नए वेरिएंट है। इससे पहले बहुत दिनों पहले तक इसके चर्चे भी नहीं थे। आने वाले दिनों में और भी ऐसे कई चीज़ें तैयार होगी। अब तो हद ही हो गई है। अब एक फल और एक सब्जी एक ही पौधे में उपजाने की प्रयास की जा रही है पूसा केंद्र में, ठीक है। समस्तीपुर वाले में, भागलपुर वाले में, कृषि विज्ञान केंद्रों में यही सब सोच चल रहा है कि किसी ऐसे पौधे को तैयार किया जाए जो रोग भी ना हो उसमें। अभी के होने वाले पौधे जो हैं इसको वैज्ञानिक सर्च करके बनाते हैं, इस पर प्रयोग करते हैं और इसको डिजीज फ्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब इस पर रोग नहीं होगा। आने वाले दिनों में आप पर भी यही होने वाला है। आपको शुरुआत में ही बचपन में ऐसा दवा दिया जाएगा कि आपको अगले 50 साल तक कोई रोग ना हो। हम चाहते हैं ऐसी व्यवस्था हो जाए ताकि मानव अच्छे से विकास कर। हाँ, एक लिमिट दे दिया जाए, इस एज के बाद अब होगा रोग। ऐसे क्या होता है कि लोगों को आधा जीवन जो है रोगों का इलाज करवाने में उसका कमाई का एक गाढ़ा हिस्सा चला जाता है, जो काफ़ी तकलीफ़ देने वाला होता है। तो पेड़ पौधों के साथ तो ये अभी तक हो चुका है। पेड़ पौधों में डिजीज फ्री आ रहा है, पेड़ पौधों में कीटनाशक अब डालना नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों में सब कुछ कीटनाशक का प्रयोग भी उस पौधे में पहले ही बीज में ही कर दिया गया है। तो ये बातें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि पेड़ पौधों के नए नए वेरिएंट हमारे यहाँ मौजूद हैं। उसी प्रकार से 80,000 प्रकार के स्पेसीज भी हमारे जीव जंतुओं के भारत में मौजूद हैं।
इतनी बड़ी संख्या जो है इसका खाने का साधन भी होना चाहिए, क्योंकि किसी, अब मान लेते हैं एक हाथी को हमने रखा है, तो हाथी को रखने से ज़्यादा उसके खिलाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। काफ़ी सारा मात्रा में वो खाना खाते हैं, केला खाते हैं और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के शाखाओं को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, तब जाकर उनका पेट भरता है। बल्कि एनिमल है, विशालकाय एनिमल है, थोड़ा मोड़ा खाना देंगे तो उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। ये चूहों के भांति नहीं है कि थोड़ा सा खाना दे दिए चलेगा काम, ठीक है। तो हाथी जैसे बड़े बड़े विशालकाय जीव, ठीक है, इसके अलावा ब्लू व्हेल जैसे विशालकाय जीव, इसके अलावा और भी अन्य विशालकाय जीव इस पृथ्वी पे मौजूद तो हैं, लेकिन उनके खाने की सामग्रियां भी मौजूद हो तभी वो सर्वाइव करेंगे, और हमारा देश इसमें संपन्न है। ये चैप्टर उसी के लिए आपको बतलाया जा रहा है कि भारत में जो है सभी जो जीव जंतु हैं उनके रहने के लिए वन की व्यवस्था है, ठीक है। फॉरेस्ट लाइफ उसमें एक अहम रोल प्ले कर रहा है। फॉरेस्ट आमतौर पर देखिए किस तरह के होते हैं। एक होता है आप अपने घरों के आसपास में जो एक दो पौधा लगाएंगे उसको कहते हैं हम लोग सिर्फ पौधा लगाना। अगर एक साथ एक ही तरह के पौधे लगाएंगे तब उसको फसल कहते हैं। अगर एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार के पौधे लगा देते हैं तब उसे बगीचा कहते हैं। अगर एक किसी विशाल क्षेत्र में एक ही प्रकार का पौधा लगाते हैं तब उसे हम लोग कॉमर्शियल क्रॉप कहते हैं। देखते जाइए नाम सिर्फ कैसे कैसे चेंज होते जा रहा है। अगर किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हो तब उसे हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। और फॉरेस्ट एक तरह के पौधों से मिलकर तो कभी नहीं बनने वाला है, तरह तरह के पेड़ पौधे होंगे, उसके बीच में नदी, तालाब, पोखर ये सब मौजूद होंगे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसमें रहने वाले जीवों के लिए वो एक आश्रय का काम करता है। आप अपने घर जब बनाते हैं तो आप यह सुविधा रखने का प्रयास करते हैं कि घर के अंदर एक नहाने की व्यवस्था हो, एक खाने का एक रूम बना हुआ हो, एक जगह हमारे सोने का हो। उसी प्रकार से जंगली जीव जंतुओं के लिए भी वन काम करता है। ये जो फॉरेस्ट है वो उसके लिए यही काम करने वाला है। उसके तमाम सुविधाओं का ख्याल रखते हुए फॉरेस्ट उसे अपने अंदर अडेप्ट करवाने की क्षमता रखता है। तो अब सवाल उठ रहा है आपके चैप्टर के अनुसार कि वन्य जीव जो है वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है। आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे कि मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या जो है ये इसका सबसे प्रमुख कारण है। मानव की संख्या बढ़ेगी और मानव अपने रहने के लिए नए नए जगहों की तलाश करेगा, और इसके फलस्वरूप क्या होगा कि वो धड़ाधड़ जंगलों को काटेगा, वो पेड़ पौधों को काटेगा, वो खाली स्थान को भरने का प्रयास करेगा। आज से कई साल पहले आपके आसपास के इलाके में ये पूरा का पूरा खाली स्थान हुआ करता था। आप लोग खेलते होंगे, आप लोग वहाँ पर अपने लिए प्लेग्राउंड तैयार करते होंगे, और आने वाले दिनों में वहाँ पर क्या होगा, घर बन जाएगा। यह बतलाता है कि मनुष्य की बढ़ती द्रुत गति से जनसंख्या जो है वो इस वन्य जीव के लिए भी संकट उत्पन्न कर रहा है। इन जीवों के लिए भोजन से लेकर रहने तक के संकट उत्पन्न कर रहे हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा कोई व्यक्ति आपके खाने को नुकसान पहुंचाए? आप खाने के लिए बैठे और आपका खाना छीन लिया जाए, बोला जाए नहीं आपका खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। आप रहने के लिए कहीं सोने के लिए जाए और आपको वहाँ से हटा दिया, चलो हटो यहाँ से, ये मेरा जगह है। कितना बुरा लगेगा आपको, आप लड़ जाइएगा। लेकिन बेचारे जंगली जीव जंतुओं के साथ हम लोग यही अन्याय कर रहे हैं। हमारी बढ़ती जनसंख्या जो है इस पर हम लगाम नहीं लगा रहे हैं, जिस कारण से उन लोगों के लिए समस्याएं तरह तरह के उत्पन्न होने अब शुरू हो रहे हैं। तो वन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है। आप अगर पुराने चीज़ों को पढ़ेंगे कि वन्य जीव जो हैं उनके अलावा हम लोगों ने क्या किया है, फॉरेस्ट को एक वन देवी के रूप में पूजने का भी काम किया। मनुष्य समय समय पर एक काम अच्छा करता है कि वह प्रकृति के विभिन्न चीज़ों का पूजा करता है, जिसके कारण उसका संरक्षण थोड़ा बहुत हो पा रहा है। तो वन्य जीव वन देवी के संरक्षण में ये सब बातें जो हम अभी बता रहे हैं ये कोई वास्तविक बातें हो या ना हो, एक बात तो इसमें वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर कह सकते हैं कि इसके पीछे जो अवधारणा है वह यह है कि हम वन्य जीवों की रक्षा करें। वन से हमें भी फ़ायदे होते हैं, तरह तरह के औषधियाँ प्राप्त होते हैं, तरह तरह के कीमती लकड़ियाँ प्राप्त होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से भी हमें अनमोल चीज़ प्राप्त होते हैं। हम कल परसों में एक वीडियो हमने भी देखा, उसमें हम देख रहे थे कि जब एक हाथी मारा तो उसका जो दांत निकाला गया,
ठीक है। और एक जानवर और था, किसी का उसका सींग निकाला गया, उन सब से कंघी तैयार किया जा रहा था, उन सब से चम्मच तैयार किया जाता। और जब उस चम्मच को बनाकर तैयार किया गया ना, हमें बिलीव नहीं हुआ कि ये इसी जानवर का बना होगा। उसके पीछे मेहनत खूब सारी लगी, लेकिन कमाल का वो तैयारी था। उसको देखने के बाद लग रहा था ये काफ़ी महंगा बिकता होगा, और सही में वो महंगा होगा। जो यह बताता है कि जंगल सिर्फ जंगली जीव जंतुओं को फ़ायदे नहीं देते, बल्कि हमें भी फ़ायदे देते हैं। आज हमारे देश में लोग धीरे धीरे औषधीय चीज़ों की ओर भाग रहे हैं, ठीक है। लोग आयुर्वेद की ओर भाग रहे हैं, लोग को आयुर्वेद आकृष्ट कर रहा है। इसका कारण यह है कि उसके सटीक इलाज से लोग ठीक भी हो रहे हैं और उसमें पैसे भी कम लग रहे हैं। और उसका सबसे प्रमुख साधन क्या है? जंगल है। तो जंगल को अगर हम बचाएं तो वो हमारे लिए भी बेहतर है, और हमारे साथ रहने वाले ये जंगली जीव जंतुओं के लिए भी बेहतर है, क्योंकि जंगली जीव जंतु हमें फ़ायदा ही देते हैं। वो हिरणों को खाकर हमारे फसल की रक्षा करते हैं ताकि हमारा भोजन सुरक्षित रहे। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं उसके साथ, हम लोग उसे भी खा जाते हैं, उसके चमड़े निकाल लेते हैं, उसके चमड़े से बेल्ट बनाकर पहनते हैं, उसके चमड़े से बना हुआ जैकेट पहनते हैं, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि चलो भाई, आज हम लोग आधुनिक मानव की भांति जी रहे हैं। तो जंगली जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास का हमने क्या किया है? हमेशा से अवदोहन किया है। यह बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस टॉपिक को हम लोग आज इसी चीज़ पर छोड़ने वाले हैं। अगले दिन हम लोग देखेंगे कि भारत में वन संसाधन के कितने प्रकार हैं, साथ ही साथ जंगली जीव जंतुओं के लिए किस प्रकार से संरक्षित वन अलग किए गए हैं। कुछ वन ऐसे भी हैं जिसको भारत सरकार ने अलग अलग कैटेगरियों में बांटा है। स्पेशली भारत में जो वन है उसके बारे में चर्चाएं ढेर सारी होगी। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे वन संरक्षण के बारे में, और इसका जब लास्ट टॉपिक होगा तो उस पर हम लोग एक क्विज़ भी खेलेंगे, जिसमें हम लोग वन संरक्षण का एक थीम रखेंगे। और प्रयास हमारा रहेगा कि हम लोग अपने आसपास में पेड़ पौधे को बचाएं, ताकि हमारा प्राकृतिक वातावरण और भी संतुलित रहे, और ये जो इतनी भीषण गर्मी वगैरह पड़ रही है इससे भी हमारा रक्षा हो सके। तरह तरह के मुद्दों पर हम लोग खूब सारी चर्चाएं करने वाले हैं, और एक दिलचस्प क्लास आपके सामने इस प्राकृतिक मुद्दा पर लेकर आने वाले हैं। तब तक आप हमारे इस क्लास को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।